Hari Om, Namaste, very good morning everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. In the previous video, we have started with the Securities Contract Regulation Act of 1956. So today we are back with the part 2 of the SCRA Act. So in the previous video, we have discussed the important definition under section number 2 and have given you a little crux of this particular act. So today we are going to begin with section number 3, which talks about for the recognition of a stock exchange. So application for the recognition of stock exchange has to be filed with the सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेबी जो है ये बेसिकली इनका काम करते हैं, ये जो है एज एन मिडिल एजेंसी भी वर्क करते हैं फॉर द ग्रांट लेटिंग यू ग्रांट अ रिकग्निशन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. तो आपको पता है कि जब भी सिक्योरिटी मार्केट्स में हम डील करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के वाया ही हम जो है डील करते हैं, वहीं पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ की परचेज और सेलिंग करते हैं. तो सरकार का ये मानना है कि दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टॉक एक्सचेंज टू गेट अ रिकग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम देम, देन ओनली दे कैन डील विद सिक्योरिटी मार्केट्स. और जो लोग वहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, सिक्योरिटीज़ को परचेज सेल करेंगे, तभी ही उनकी सिक्योरिटीज़ को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी डूम्ड. सो फॉर ग्रांट ऑफ रिकग्निशन अंडर सेक्शन नंबर 4 हु विल ग्रांट यू दैट. सो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाओगे तो वही लोग आपको ग्रांट करेंगे. एंड ग्रांट आपको तभी मिलेगी जब वो ऑफिशियल गजेट के अंदर वो जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग पब्लिसाइज कराएंगे कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज कर सकते हैं. प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन सेक्शन नंबर 4B. सो ये कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है. द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल फॉर दैट एरिया. इसके लिए आपको यहाँ पे यही करना होगा कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर कि आपको एक टाइम लिमिट दिया था जिस दिन आपकी जो है स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेशन होती है. सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है दैट यू नीड टू गेट अ सक्सेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बाद आप सबसे पहले एज एन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा लेते हैं. उसके बाद आपको एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर एक मर्जर करनी होती है विद द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो आपको एक सर्टन आगे टाइम पीरियड देते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन, जिसमें आप अपनी ओनरशिप मैनेजमेंट को ट्रेडिंग राइट ऑफ पार्टनर से सेपरेट कर लेते हैं. तो इसकी डिफरेंट विंडोज होती है ऑफ 30 days एंड 45 days जो आपको दी जाती है वाइल गेटिंग रिकग्नाइज एज अ स्टॉक exchange. Next comes section number 5, withdrawal of recognition. So student let me know कि इसमें आपको सिर्फ important section के नाम और नंबर्स ही याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं, बट मैं आपको कुछ certain easy explanations में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. इन केस अगर आप कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन दिए गए विंडो टाइम के अंदर नहीं करते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो उन्होंने ग्रांट आपको रिकॉग्नाइज करने की दी हुई है उसका वो विड्रॉवल कर लेंगे. सो आफ्टर गेटिंग द ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन आपको सबसे पहले किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ मर्जर करके अपनी ओनरशिप मैनेजमेंट राइट को एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर डीम्यूचुअलाइज करना होगा. तभी आप ट्रेडिंग जो है अपने एरिया पे स्टार्ट कर सकते हैं, तभी आप उसे एज एन ट्रेडिंग फ्लो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अगर आप ऐसी चीज़ नहीं करते हैं 4B सेक्शन के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, सरकार जो है विद इन रिटर्न नोटिस एंड द रीजंस अफोर्सेड मेंशन्ड और आपको सुनने के बाद आपकी ग्रांट जो उन्होंने रिकग्निशन की होती है उसका वो विड्रॉवल कर लेते हैं, वो आपसे वापस ले लेते हैं. देन यू वुड बी कंसिडर्ड एज एन अनरिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. सो स्टूडेंट लेट मी टेल यू अंडर सेक्शन नंबर 19 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली अगर आप रजिस्टर्ड रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो फिर आप जो है अनरजिस्टर्ड रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर ट्रेडिंग करना वैलिड नहीं माना जाएगा, सारी ट्रेडिंग वॉइड ही कैलकुलेट की जाएगी. अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8A की, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की. सो लेट मी टेल यू, जैसे बैंक्स का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, क्लियरिंग हाउस होता है जहां पे आपके चेक्स जो है वो पास होते हैं, ठीक है. उसी तरीके से जब हम एक स्टॉक एक्सचेंज का गठन करते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज होंद में आती है, उनकी भी क्लियरिंग हाउस होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है. वो जब उसे ग्रांट मिल जाती है रिकॉग्निशन की उसके बाद उसकी एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है, जिसका मेन काम होता है टू चेक कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस ना हो किसी भी तरीके से. जो आगे किसी ने परचेज किया तो उसको उसके सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रॉपरली मिल जाए. अगर वो बेचना चाहता है तो उसको उसके पूरे हक के पैसे जो है मिलने चाहिए. ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का यहाँ पे काम होता है. ठीक है, जितने भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं ना वो आप अपने पास नहीं रखते, वो डीमैट अकाउंट आपके क्रिएट किए जाते हैं, उसके अंदर डिपॉजिटरीज के पास वो सेव रहते हैं. डिपॉजिटरीज क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, ये आगे चल के हम अगले एक्ट के अंदर स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव्स. हम नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं. कॉन्ट्रैक्ट इन derivatives.
इस एक्ट में बेसिकली आपको सेक्शन का नाम, नंबर और बस उसका एक जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। डेरिवेटिव्स क्या है ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर समझा दिया हुआ है आप लोगों को। सो ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट में से अराइज की हुई सिक्योरिटी है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे बात की है दैट यू कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय दो सिक्योरिटीज इन डेरिवेटिव्स ऑल्सो, राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट आपके पास सेक्शन नंबर 19, राइट। other than recognized स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होंगे जो रिकॉग्नाइज नहीं है यानी सरकार के द्वारा अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, विल बी प्रोहिबिटेड, आर प्रोहिबिटेड, उनको मनाही है ट्रेडिंग करने से। अगर तब भी करेंगे तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, जो वहां ट्रेड कर रहे हैं उनके भी शेयर्स जो है वॉइड हो जाएंगे, सारा पैसा जो है वो आपका खराब हो जाएगा। 19 नंबर, कंडीशंस फॉर लिस्टिंग, कंडीशंस फॉर लिस्टिंग यानी शेयर्स जो लिस्ट मार्केट में लगाने हैं उन्होंने, ये जो आपके पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज आपने शेयर्स लगाने, इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही आप जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर सपोज कर लीजिए हम पिछली बात कर रहे थे 8A की, जिसमें उन्होंने बात की थी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस भी वो ऐसे नहीं बन सकते हैं, मिनिमम उनके पास 100 करोड़ रुपीस का कॉर्पस होना चाहिए, फिर ही उनको सरकार जो है एज एन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज करेगी। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस चलेंगे सेक्शन नंबर 21 के पास, कंडीशंस फॉर लिस्टिंग, कि शेयर्स कैसे लिस्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपके सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपने किस तरीके से पहले प्रॉस्पेक्ट देना है, हाफ अ प्रॉस्पेक्ट देना है, फिर आपने पूरा प्रॉस्पेक्ट देना है, उसको रजिस्टर कराना है। तो मेक श्योर कि जो लिस्टिंग की जा रही है, शेयर्स लिस्ट किए जा रहे हैं, वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव, उसके अंदर किसी भी तरीके से जो है वर्किंग ना की जाए, इस चीज का खासा ध्यान रखा जाता है। डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आपने लिस्ट कर भी दी है, सिक्योरिटीज लगा भी दी है, तो उनको डी लिस्टिंग होता है, उनको जो है मार्केट में से निकाल लो, वापस ले लो, ताकि फर्दर लोग जो है उसमें इन्वेस्ट ना करें। डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो है, क्योंकि ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज की रेगुलेशन का काम किसके पास है, इस एक्ट के पास है। तो इस एक्ट के तहत उन्होंने बताया हाउ टू डीलिस्ट द पर्टिकुलर सिक्योरिटीज। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही छोटू सा एक्ट है, इस पे ज्यादा फोकसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन के नाम और नंबर का जो है वो पता होना चाहिए, एंड पिछली वीडियो में जो डेफिनेशंस बताई हैं उसका पता होना ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो आज की हमारी पसंद आई होगी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस के नाम और नंबर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आप इसे इन डिटेल हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो यू कैन कमेंट अस इन द बिलो गिवन कमेंट बॉक्स, तो हम आपके लिए इस पर फुल डिटेल वीडियो भी डेफिनेटली बनाएंगे। इसके साथ सिक्योरिटी लॉज का जो हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, दैट इज द डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996, उसके साथ हम अलग एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आएंगे। टिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको पता चलता है कब नई वीडियोज आ रही हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।